नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज आपके लिए एक ऐसा अपडेट है जिसके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो चलिए सब कुछ सर माथे पे। और जो एक शेर है कि हम पे इल्ज़ाम बेवफा है तो यूं ही सही, हम पे इल्ज़ाम बेवफा है तो यूं ही सही, जब वफाओं पे नजर जाए तो खत लिखना, जब वफाओं पे नजर जाए तो खत लिखना। तो शायर कह रहा है कि भाई ठीक है, आपका गुस्सा गिला है, लेकिन जब मैंने जो अच्छे काम किए हैं जब उस पर नजर आए तो फिर उसको एक्नॉलेज भी कर देना। चलिए, मन के अंदर जब भाव आते हैं तो बहुत से लोगों को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, समाज को, देश को, सरकार को, मोदी जी को, मान साहब को, बॉस को, सबको। तो वो भाव होते हैं मन में, उसमें कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन लॉजिक से दूर होती हैं वो चीज़ें। तो हम बात करेंगे लॉजिक के ऊपर कि मन के भाव तो बदलते रहते हैं, लॉजिक वहीं के वहीं रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबके सवाल हैं कि जी केबीडी के बारे में आप अपडेट नहीं देते, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी दिनों से आपने उसके बारे में बताया नहीं, हम फंस गए वहाँ लेकर, बहुत बजट ले हो गया, वगैरह 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 वगैरह। चलिए वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। जो लोग नए हैं उनको भी समझा देते हैं तमाशा क्या है, झगड़ा क्या है, मसला क्या है। और जो जिन्होंने ले रखा है उनको भी दोबारा से बता देते हैं। वैसे उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मन है विचलित हो जाता है, भटक जाता है, कोई बात नहीं। केबीडी सेक्टर 122 123 मोहाली के बारे में ये बात हो रही है। अब 25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, गमाडा के एरिया में आता है। गमाडा नहीं, इसको पास करना है। और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल 2022 के अंदर। अप्रैल 2022 के अंदर CLU अप्लाई की थी, यानी कागज पत्र सबमिट किए थे, जमीनें खरीद ली गई थी। और फर्स्ट CLU जो ग्रांट हुई थी वो 2023 के एंड में हुई थी, लेकिन जनवरी में उसको पब्लिक अखबारों में दिया गया था कि भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें CLU ग्रांट कर दी। वो अखबार की कटिंग भी बहुत से लोगों के पास होगी। तो जनवरी 2023 में ये काम हो गया था। अब ये जो सारा सिस्टम था, ये प्रोजेक्ट जो था अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर था। लैंड पूलिंग पॉलिसी का मतलब था कि 25 एकड़ जमीन आपको चाहिए होती है, उसके अंदर अगर आपके पास 10-12 एकड़ भी है और बाकी किसान आपको लैंड पूलिंग के अंदर कागज के कॉन्सेंट लिख के दे दें कि ठीक है जी, इस बिल्डर के साथ हम सब लोग सहमत हैं और हमारी सहमति है कि ये बिल्डर हमारी ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट पास करवा ले और प्रोजेक्ट की जो मिनिमम लैंड है उसके अंदर हमारी ज़मीन को शामिल कर दिया जाए। जब ये बिल्डर को प्रोजेक्ट की अप्रूवल आएगी, उसके बाद जब ये सारी वहाँ पे सड़कें बनाएगा और जो प्लॉट निकल के आएंगे, तो हम बिल्डर से उस समय अपनी मर्जी से पैसे या प्लॉट जो मर्जी ले सकते हैं। तो तब तक खेती हम करते रहेंगे उस जमीन पे जब तक अप्रूवल नहीं आती है। तो ये था कॉन्सेंट्स का सिस्टम। तो लैंड पूलिंग जो थी वो बिल्डर के साथ किसान करता था, और जो जैसे बिल्डर के पास 10 एकड़ है तो 15 एकड़ किसानों की हो गई, तो 25 पूरा किया और CLU अप्लाई होगी। और उसी लैंड पूलिंग के अंदर CLU ग्रांट भी होगी, यानी उनमें किसानों की जमीन भी थी जिसके ऊपर ये सारी लैंड पूलिंग के अंदर CLU आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल में ये सब कुछ ठीक था, 23 में सब कुछ ठीक था। जिस स्पीड से काम चल रहा था कि 6 महीने 7 महीने के बाद अप्रूवल आ गई थी ऑलमोस्ट, और जनवरी में तो डिक्लेयर ही कर दिया था। तो अगर हम मई में सेल शुरू करें मई के बाद, तो फिर 7 महीने के अंदर ये सब कुछ फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया था। तो बड़ा शानदार चल रहा था, हमको भी कॉन्फिडेंस था, सारे बाजार को कॉन्फिडेंस था, बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस था कि भाई जिस तरीके से फटाफट CLU आई है, अगली अप्रूवल भी उसी तरीके से जल्दी आ जाएगी। तो लोगों ने खरीदी। तो बहुत सी जो सेल हुई है वो इसी समय में हुई है, यानी 2022 से 2023 के बीच में बहुत सेल हुई थी। और जैसे ही CLU आया तो लोग टूट पड़े कि अब तो CLU आ गया जी, तो रेरा पेंडिंग है, तो 4-6 महीने में वो भी आ जाएगा। तो उस समय मैक्सिमम बाइंग हुई, रीसेल हुई, ट्रेड हुई, बहुत कुछ हुआ।
तो जिन्होंने अप्रैल 2022 में लिया था वो 23 के जनवरी में फरवरी में वो निकल गए और नए बंदे आ गए। तो कुछ लोग पुराने इन्वेस्टर रहे, कुछ नए आ गए। तो 23 में कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी लिया जिनको ये था, उम्मीद थी, मेरे को भी उम्मीद थी कि जी 2023 के एंड तक रेरा आ जाएगा और 24 में पोजेशन हो जाएगा और 24 में वो घर बना लेंगे, यानी जिन्होंने घर बनाना था एंड यूजर। जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने केबीडी में प्लॉट ले रखे हैं, उसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां पे घर बनाना है, बाकी इन्वेस्टर ही है। अब वो 5% भी नो डाउट परेशान है। तो जो बहुत सारे एंड यूज़र थे उनमें हमारे अमित जी भी थे, पंचकूला वाले, एसबीआई वाले, और भी बहुत सारे हैं जो एंड यूज़र थे, लेकिन वो परसेंटेज में कम थे या हैं। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन्वेस्टर हैं। और बहुत से ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने जब लिया था तो उसके बाद आज तक बहुत ज़्यादा कोई उनकी तरफ से कोई क्वेरी भी नहीं है और वो आराम से बैठे हैं, कहते जब आएगा तो ठीक है, हमसे कौन से पैसे मांगे जा रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, रेट तो बढ़ ही रहे हैं। तो वो भी लोग हैं। अब इसके बाद जब CLU आई थी, जब ये लग रहा था कि अब तो ये सब कुछ हो ही जाएगा, बहुत सारी सेल हुई थी, लेकिन उसके बाद कहानी कहाँ फंस गई ये लोग सुनना चाहते हैं और उनके दिमाग में आता है कि क्यों ये डिले हो गया। तो प्रोजेक्ट जो था वो लैंड पूलिंग के, जैसे मैंने बताया कि लैंड पूलिंग के वाले सिस्टम में होता है। तो जब लैंड पूलिंग में एक किसान ने कॉन्सेंट दी होती है कि जी मेरी ज़मीन पे प्रोजेक्ट पास करवा लें और वहाँ पे प्लॉटिंग कर दें। अब जब उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन जो है वो उसके बच्चों के नाम पे जो कहते हैं इंतकाल चढ़ जाता है, और फिर वो जो कॉन्सेंट थी फाइल में लगी हुई थी पेरेंट की, वो इनवैलिड हो जाती है। तो बिल्डर को वो उसकी जगह पे उनके बच्चों की नई फ़र्द में नाम जो चढ़ा हुआ है वो फ़र्द की कॉपी देनी होती है और उनकी कॉन्सेंट साथ में लगानी होती है। तो यहाँ कुछ डेथ हुई और बच्चे फॉरेन में थे और फिर किसी ने उसमें से कॉन्सेंट दी, किसी ने नहीं दी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा डिले हुआ। 3-4 महीने तो वैसे लग जाते हैं, जब डेथ होती है उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद नाम चढ़ने में टाइम लग जाता है। और फिर जो बच्चे आए नहीं फॉरेन से तो उनकी वजह से भी डिले हुआ। फिर फार्मर की कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट की क्या थी कि मेरे भाई ने जी लैंड पूलिंग में केबीडी को अपनी ज़मीन की कॉन्सेंट दी है, तो मेरे को शक है कि उसने मेरी ज़मीन की भी साथ में दे दी, शायद उसने मेरे नंबर भी डाल दिए क्योंकि हमारी अनडिवाइडेड लैंड है। तो ये भी एक कंप्लेंट थी कि जी मेरे भाई ने कहीं मेरी ज़मीन तो नहीं दे दी, मेरे को डाउट है और मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो जब गमाडा को कोई किसान कंप्लेंट करता है तो गमाडा उस फाइल को होल्ड कर लेती है। तो फाइल होल्ड हो गई और फिर गमाडा ने उस किसान को नोटिस दिया कि जी आप आइए और अपना तसल्ली कर लीजिए। तो वो आया नहीं, फिर 3-4-5 नोटिस गए और किसान कंप्लेंट करने तो पहुंच गया पर वेरीफाई करने नहीं आ रहा बार बार, और उसी गांव में वो रह रहा है, कोई बहुत दूर भी नहीं है। तो उससे इंटेंशन समझ आती थी कि किसान का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट को डिले करना है, कोई उसके मन में डाउट नहीं है, उसको सब पता है। तो फिर फाइनल लेटर गया कि जी आप आओगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसको ख़त्म कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो फिर वो आ गया, तो चलो वो सारा कुछ है तो वही था क्योंकि कब्जा रिपोर्ट लिखी हुई थी, उसमें सारी की सारी डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे कि भाई 2 भाइयों की ज़मीन है, एक के पास यहाँ कब्जा है, एक में यहाँ कब्जा है, तो कब्जा जहाँ है वो वही दे रहा है। तो दूसरे भाई की ज़मीन उसी के पास थी और कोई उसकी कॉन्सेंट भी नहीं थी, तो वो कहानी ख़त्म हुई। ये सब कुछ सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके अंदर बहुत सी हलचल चल रही थी। अंदर सरकार के अंदर एक पॉलिसी नई बन रही थी लैंड पूलिंग की, सरकार की। बिल्डर वाली जो लैंड पूलिंग है वो तो चल ही रही थी, लेकिन सरकार भी कुछ चाह रही थी कि हम भी लैंड पूलिंग कर लें। तो गवर्नमेंट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी का 120 से 124 सेक्टर 2004 में ही शुरुआत कर दी थी। अब उस तरफ ये सारी जो डेथ हो गई, कंप्लेंट हो गई, ये चल रहे थे, और इन द मीन टाइम बैक ऑफ द कर्टन ये लैंड पूलिंग पॉलिसी की बातें चलनी शुरू हो गई, उसके ड्राफ्ट बनने शुरू हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा, और ऑफिसर उसके अंदर लग गए और फाइलें सारी होल्ड पे चली गई 120 से लेकर 124 सेक्टर के अंदर। तो जब ये सारी पॉलिसी बन के पब्लिक में आई और उसमें ये कहा गया कि जी जिनको पहले CLU मिल चुकी है वो इससे बाहर रहेंगे और जिनको भी CLU नहीं मिली है
वहाँ ज़मीन जो है वो किसान सरकार को देंगे, बिल्डर को नहीं देंगे। तो उसका फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया, मुद्दा बड़ा बन गया और किसानों ने आंदोलन किया और वो सारा कुछ चलता रहा और ये पूरा प्रोसेस जो है वो 1-1.5 साल इसमें सारा निकल गया और फाइनली लैंड पूलिंग पॉलिसी कैंसल्ड होगी 2025 के अंदर। तो ये सब कुछ जब इतना प्रेशर हुआ, सरकार ने उसको वापस ले लिया। इस समय के दौरान जब ये पॉलिसी बननी शुरू हुई थी और जब ये कैंसिल हुई थी, उसके बीच में किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दी गई इस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क था कि आगे क्या करना है, प्रोजेक्टों को रखना है या नहीं रखना है। तो ये सब कुछ जब एंड हुआ, लैंड पूलिंग पॉलिसी खत्म हुई, खत्म होते ही कुछ प्रोजेक्टों को CLU दे दी गई। अब इस पॉलिसी के बाद सरकार बैकफुट पे चली गई और सरकार ने सोचा कि अब हम क्या करें, कैसे किसानों को हम बिल्डरों के साथ लैंड पूलिंग जो कर रहे हैं उसको बंद करें। तो सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि अब कोई बिल्डर लैंड पूलिंग नहीं कर पाएगा किसान के साथ, उसको किसान की ज़मीन खरीदनी पड़ेगी तभी उसका प्रोजेक्ट पास होगा। यानी जैसे पहले था, जैसे KBD के पास पहले जो पॉलिसी के अंदर जो अप्रूवलें थी वो थी कि लैंड पूलिंग किसान के साथ थी और वो सारी की सारी ज़मीन एक ही बिल्डर की नहीं थी, बहुत से मल्टीपल लोगों की थी, उस पर अप्रूवलें आ रही थी। तो पुरानी फाइलों को वैसे वैलिड रखा गया, नई फाइलों में ये कंडीशन लगा दी गई कि जी अब जो नई फाइलें हैं वहाँ आपको 100% ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, आप किसान के साथ लैंड पूलिंग नहीं कर सकते। यानी सरकार ने कहा किसान को कि भाई अगर हमारे साथ लैंड पूलिंग नहीं करनी तो फिर बिल्डर के साथ भी नहीं करनी। तो इस सारे चक्कर के अंदर अब कानून ये है कि आपको अगर 25 एकड़ का प्रोजेक्ट काटना है तो 25 एकड़ ज़मीन खरीदनी ही पड़ेगी, वरना आपका प्रोजेक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। इस सारे के अंदर एक और चेंजेस आई कानून के तौर पे कि भाई अब CLU डिफरेंट नहीं दी जाएगी, एक ही शॉट के अंदर CLU रेरा सब एक ही शॉट में आ जाएगा, प्रोजेक्ट पास हो जाया करेगा। तो डिफरेंट अप्रूवलें नहीं आएंगी, आप अपनी लैंड पूरी कीजिए, ओनरशिप दिखाइए और अपनी अप्रूवल एक ही टाइम में ले लीजिए। बार बार बीच बीच में ऐसे ऐसे करके, जैसे डिले हो गया, डिले में बहुत कुछ, कोई मर गया, कोई कंप्लेंट हो गई, उससे बहुत डिले हुआ, तो ये सारा काम अब नहीं होगा। अब आपको सारा पहले से ही काम करके रखना पड़ेगा तो ही आपकी अप्रूवल डलेगी, ताकि प्रेशर बन जाए। अब किसान को बेचनी ही पड़ेगी अगर लैंड पूलिंग करनी है तो सिर्फ सरकार के साथ। तो अब ये कानून है। तो ये सब कुछ करते 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 2025 का एंड हो गया। अब आता है 2026 की शुरुआत हुई। अब सरकार ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया कि इस 2-2.5 साल के अंदर जो फाइलें पेंडिंग पड़ी थी बिल्डरों की, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया, उनको 1 बाय 1 मीटिंग करी गई और उनको कहा गया कि हम अब आपके प्रोजेक्ट जो 2 साल डिले हो गए हैं, 3 साल डिले हो गए हैं, उनको पास करने में अब हमारा इंटरेस्ट बन गया है, अब हम उसको जल्दी ही पास करेंगे। और जब ये सब कुछ हुआ तो वो लेटर है, ये पुड्डा भवन से निकली है और इसके अंदर ये 2026 की फरवरी की है। यहाँ पे लिखा है CA गमाडा ने कि भाई जो जो कॉलोनियाँ हैं उनके प्लान पास करने के लिए बिल्डरों को हम 1 बाय 1 इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी बिल्डरों का नाम था, रेजिडेंशियल कॉलोनी किसकी है, यहाँ पे ये बालाजी चप्पड़चिड़ी का है, यहाँ पे लिखा है विलेज बलियाली में, ठीक है जी, मेलरोज के नाम से। तो मेलरोज का यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा और करके देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ये माहिरा एलीट का नाम आ गया है यहाँ पे। यहाँ रॉयल का विलेज बहलोलपुर में, जो कि KBD के बिल्कुल सामने है, उनका भी नाम आ गया है कि जी आपको भी हम अप्रूवल देना चाहते हैं। और इसके बाद इसकी CLO भी आ गई थी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने एकड़ रहेगी। और यहाँ पे ये दिव्या डाइन एंड ड्राइव, ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं भी पार्टनर हूँ, तो ये वाला हमारा प्रोजेक्ट था, तो हमें भी लेटर आई थी। तो उसी तरीके से फिर ये लेटरें सभी बिल्डरों को दी गई और इसके बाद एक्शन आना शुरू हो गया। और ये जो एक्शन हुआ इसके अंदर फिर ये लास्ट में यहाँ पे रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान 25 एकड़ KBD का भी नाम था, कुंवारी बिल्डर का भी नाम था। और ये 8/1/2026 को निकली थी और फरवरी के महीने में ये सारी मीटिंगें हुई थी। और फिर गमाडा ने कहा था, एक तरफ ऑफिसर बैठे थे, एक तरफ बिल्डर बैठे थे,
और सीए गमाडा ने कहा था कि जो जो पेंडिंग चीज़ें हैं बिल्डर्स जल्दी जल्दी पूरा करके दें और हम आपको जल्दी जल्दी अप्रूवल देते हैं और फिर आपसे फीस लेंगे और आप उसको कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे ये सबको लेटर गए हैं। तो इसके बाद एक एक्सेल शीट बनाई गई थी, जिस एक्सेल शीट के अंदर सीए गमाडा मॉनिटर करता था कि कौन से बिल्डर की क्या पेंडिंग है और कब वो कंप्लीट करके दी है। उसके बाद डीटीपी, एटीपी या एसटीपी ने क्या किया है, वो आगे फॉरवर्ड की है नहीं की, तो इसमें मॉनिटरिंग शुरू होगी। और मेरा जो अपना प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं पार्टनर हूँ, दिव्या डाइन एंड ड्राइव, हमारा सबसे पहले टेक्निकली अप्रूव हुआ था इन सारी लिस्ट के अंदर। तो ये सारी लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि 38 प्रोजेक्ट हैं टोटल, जिनको ये लेटर गमाडा ने कही थी कि आपके प्रोजेक्ट पेंडिंग है और हम इसको पूरा करना चाहते हैं। उसमें केबीडी का भी नाम था, मेलोज का भी नाम था, रॉयल का भी नाम था। तो ये भी हमने पहले शो किया था, लेकिन अब दोबारा से क्लैरिफिकेशन में हम दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर जब ये सब कुछ हो गया था, तब क्या हुआ, अब सब कुछ हो गया। अब जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे 10 अप्रैल 2026 को केबीडी की तरफ से सबमिट कर दिए गए थे। तो उससे पहले क्या था कि 25 एकड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें लैंड पूलिंग थी, 5 एकड़ किसानों की थी, बाकी इन्होंने ज़मीन अपनी पूरी कर ली थी। तो लास्ट में वो 25 वाली जो पूरी की पूरी करके परचेज करके उसकी तकसीम करा के 5 एकड़ में रेजिडेंशियल फ्लैट्स और 20 एकड़ में प्लॉट्स का जो मैप है वो सबमिट कर दिया। और ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए थे 10 अप्रैल 2026 को। अब 2026 के बाद ईडी की रेड बढ़ गई और बिल्डर जो उठाए गए थे, हमने बताया था रॉयल वालों को उठा लिया था, और उसमें गमाडा की अफसरों की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि उनकी एक पहले से पेंडिंग चल रही थी फाइलों में जो फीस थी, और वो फीस रिकवर नहीं की। उनको नोटिस गया हुआ था उस फीस की रिकवरी के लिए गमाडा की तरफ से ही, और फिर उन्हीं को ही एक और प्रोजेक्ट में सीएलयू ग्रांट कर दी गई थी। तो इस बात को लेकर ईडी ने रॉयल एस्टेट के मालिकों को भी अरेस्ट कर लिया और गमाडा के अफसरों को भी नोटिस दिया कि आपने क्यों इनको, जब इन्होंने गमाडा के पैसे देने थे तो आपने इनको सीएलयू क्यों दे दी, क्या इन्होंने ऐसे आपके साथ किया था, आपको क्या इन्होंने ऐसे ऑफर दी थी। तो उसके चक्कर में गमाडा के ऑफिसर चेंज हुए और फिर नए लोग आ गए। अब गमाडा की तरफ से जब किसी प्रोजेक्ट को पास करना होता है, जब उसके ज़मीन के डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाते हैं, यानी ज़मीन के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रहती है, तब उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो अब गमाडा ने इनसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो बिल्डर होता है जिस फर्म के नाम पे प्रोजेक्ट, जैसे खनौरी बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से ये फर्म ने अप्लाई किया है, तो उसमें जितने भी पार्टनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी नेट एसेट जो रिपोर्ट होती हैं सीए बना के देता है, बैंक स्टेटमेंट होती हैं, ये सारी की सारी देनी होती हैं गमाडा को। तो वो भी इन्होंने सबमिट कर दी हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि सरकार कहेगी कि आप फीस जमा कराइए प्रोजेक्ट की। तो जो फीस जमा करानी है वो उनके अकाउंट में बैलेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा है कि जब मर्जी कहें हम जमा करा देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, फीस जमा होगी। फीस जमा के होने के बाद क्या आएगा, LDC आएगा, लाइसेंस टू डेवलप आएगा, कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और नक्शा भी आ जाएगा। और जैसे ही वो नक्शा और LDC आएगा, उसकी कॉपी जाएगी रेरा ऑफिस में, और रेरा उसको स्कैन करेगा, अपनी फीस लेगा और रेरा नंबर इशू कर देगा। उसके बाद साइट पे काम शुरू हो जाएगा, इसका ड्रॉ निकल आएगा। तो ये अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे ये चीज़ें पेंडिंग हैं। अब कब होगा, क्या कल ही हो जाएगा, परसों होगा, अभी ऑफिसर थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ईडी का सारा सिस्टम चल रहा है, उनकी स्कैनिंग में है, और वो एक फाइल को 3-3 बार देख रहे हैं कि गलती ना हो जाए, कहीं दोबारा से हमें नोटिस ना आ जाए। तो थोड़ा सा वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो थोड़ा डिले हो रहा है उसकी वजह से। और वो अपने सीनियर से पूछ रहे हैं कि मैं इसको ये कर दूं, कहीं कोई समस्या तो नहीं आएगा, उस वजह से थोड़ी स्पीड स्लो हुई है। लेकिन अब सरकार का भी प्रेशर है। अब सरकार के मंत्री अफसर को कह रहे हैं कि जल्दी कराओ, इससे पहले कि इलेक्शन आ जाए, इन बिल्डरों को आप अप्रूवल दें, और इनसे फिर हम कल को इलेक्शन फंड भी लें, और फिर ये अपने लोगों से हमें वोटें में डलवाएँ। तो अभी कल परसों की बात है कि हम तहसील मोरिंडा में रजिस्ट्री कराने गए, और तहसीलदार साहब कहते हैं जी मैं तो जा रहा हूँ, 12 बजे तक की मेरा टाइम है, उसके बाद मैंने जाना है। तो पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा जी
तीर्थ यात्रा जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा है उसके अंदर यहाँ से बसें जा रही हैं ऋषिकेश, यानी वहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश उनको लेके जाना है। पंजाब के जो वोटर हैं उनको इसी बसों में लेके जा रहे हैं। अब तहसीलदार की ड्यूटी लगी है कि वहाँ आगे उनको रिसीव करना है, यानी अभी बसें यहाँ से चली नहीं हैं, लेकिन तहसीलदार पहले जाएगा, वहाँ जाके ऋषिकेश में उनको रिसीव करेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम चेक करेगा, उनके जो होटल के रूम हैं वो चेक करेगा। सब कुछ ठीक होने के बाद वहाँ से उनको घुमा के आगे रवाना करेगा। फिर सालासर जाना है शायद उन्होंने, और वृंदावन जाना है, वहाँ दूसरा तहसीलदार उनको रिसीव करेगा। अब इस सरकार के अंदर ये भी देखें आप कि तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई है श्रद्धालुओं को रिसीव करने के लिए, तो कितना फील गुड फैक्टर हो रहा है आम बंदे को कि यार मैं गया, मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को तीर्थ यात्रा पे भेजा और वहाँ पे तहसीलदार साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि खाना ठीक है जी, आपका होटल आपका बढ़िया है, आपका होटल साफ है। तो ये क्यों हो रहा है? वोट बैंक है। तो जब एक एक वोटर के लिए इतनी एफर्ट सरकार की तरफ से आ रही है, तो ये जो बिल्डर हैं जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, तो इनको भी खुश करना होगा। इनको खुश कैसे होंगे? अप्रूवलें आएंगी, खजाने में पैसे आएंगे, बिल्डरों से इलेक्शन फंड आएगा, सपोर्ट आएगी और फिर सरकार रिपीट होगी। तो ये सब कुछ तभी होगा अगर ये सब अप्रूवलें आएंगी। तो सरकार की तरफ से प्रेशर है, अफसरों को कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी काम कीजिए, इनको निपटाइए आप इनको, और इनका काम करके इनको खुश करें। तो वो भी इलेक्शन से पहले उम्मीद है कि जल्दी इसकी गुड न्यूज़ आ जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे जो थोड़ा क्योंकि लंबा समय हो गया तो परेशानी हो जाती है, और कुछ लोग जल्दी डर जाते हैं। डरना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जी आपने पहले भी कहा था ऐसे हो जाएगा। तो सर मैंने पहले भी कैलकुलेशन बेस कहा था, मैं आज भी कैलकुलेशन बेस कर रहा हूँ। मेरा कोई हिस्सा नहीं है केबीडी के अंदर, मेरी कोई अपनी फर्म नहीं है। उनका नाम रमेश गोयल है, रोमी बराड़ जी हैं उनके जो ओनर हैं। बात कॉन्टीन्यूस होती है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं सेल करता हूँ। मैंने कौन सा एक ही प्रोजेक्ट सेल किया है? आज से 3 साल 4 साल पहले से हम लगे हुए हैं, तो मैंने तो सैकड़ों प्रोजेक्ट सेल किए हैं। सब जगह अप्रूवलें भी आई हुई हैं, लोगों के पैसे भी 3-3 गुना हो रखे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएंगे। 100% जो इसमें सेव अपना पेशेंस के साथ अपना प्लॉट सेव करके रखेगा, फिर आने के बाद बेचेगा, 3-3 गुना पैसे उनके सबके हो जाएंगे। तो अगर पेशेंस को नहीं रखेगा तो उसका हाल क्या होगा? अब कहते हैं जी अगर ये सब कुछ है इसके बाद क्या? तो हम उस पर भी बात आ जाते हैं कि 2000 जब ये शुरू हुआ था 2022 के अंदर, तब लैंड प्राइस क्या थी सेक्टर 122 में? तब 4.5 करोड़ का एकड़ था जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। आज वहाँ पे क्या है? 22 करोड़ का एकड़ हो गया है। अब जो पेमेंट ड्यू थी क्लाइंटों से, अगर ये प्रोजेक्ट 2023 में आ जाता तो लोगों से 50 करोड़ के आसपास पैसा आना था बिल्डर को, और उसके बदले में इसी सेक्टर के साथ में 11 एकड़ की लैंड की खरीदी हो सकती थी। तो बिल्डर उस पैसे से अगर ये प्रोजेक्ट पहले आता तो 11 एकड़ लैंड खरीदता। आज अगर उसको ये अप्रूवल मिलती है और आज उतने ही पैसे मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं क्योंकि किसी ने कोई इंटरेस्ट तो देना नहीं है। तो आज उसको 2.25 एकड़ लैंड मिलेगी। यानी लॉस किसका हुआ? बिल्डर का। जो उसको ज़मीन मिलनी थी 4.5 में, अब मिलेगी उसको 22 करोड़ की। तो इसमें क्लियर कट डिले होने का लॉस सबसे ज़्यादा किसको हुआ? फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस हम कह सकते हैं। हमने जी घर बनाना था, हम लेट हो गए, हमारा तो टेंशन हो रही है। फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस किसका हुआ? बिल्डर का। दूसरा, लेट पेमेंट। 2023 में जो बिल्डर ने पैसे लेने थे आम लोगों से, मेरे से लेने थे, आपसे लेने थे, आज भी उसको उतने ही देने हैं। कोई लेट पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं देना है हमने, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। लॉस किसको है? बिल्डर को ही है। अब लैंड की एप्रिसिएशन जो हुई है, अगर रेरा आता है उसके बाद जो रेट बढ़ता है उसमें जो प्रॉफिट होगा वो तो मेरे को होगा ना, वो बिल्डर को तो नहीं होगा। बिल्डर को तो महंगे रेट पे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, लॉस है। बिल्डर को उतने ही पैसे मिलने हैं, और लॉस किसको होगा? बिल्डर को होगा। गालियां हम किसको निकाल रहे हैं? बिल्डर को। लॉस आज भी किसको हुआ है? बिल्डर को ही हुआ है। रेपुटेशन लॉस किसका हुआ है? बिल्डर का ही हुआ है। फाइनेंशियल लॉस किसका हुआ है? बिल्डर का ही हुआ है। और बिल्डर ने जानबूझ के डिले नहीं किया। कोई बंदा, कोई बिल्डर हो जिसके अपने इतने पैसे लगे हों, वो अपना ही प्रोजेक्ट
लेट क्यों करेगा, अपना ही पैसा जो लोगों से लेना लेट क्यों लेगा, कोई लॉजिक तो है नहीं इसके अंदर कि जी इस बात के लिए उन्होंने कर दिया, है ही नहीं, लॉजिक तो है ही नहीं। हाँ, इमोशनली आप जो मर्जी बोल दें, कंपटीशन वाले जो मर्जी कह दें, लेकिन बात बिल्कुल सही जो है वो मैं कहूँगा। अब बिल्डर अगर बिल्डर खराब है तो इसके बाद उसके 2 और प्रोजेक्टों का रेरा आ गया, 2024 से 2026 के अंदर इसी बिल्डर के 2 और प्रोजेक्टों का रेरा आ गया जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल खरड़ के अंदर थे। अब वहाँ पे गमाडा नहीं था, वहाँ 25 एकड़ नहीं चाहिए थे, वहाँ CLU और ये इतने झगड़े लफड़े नहीं थे, वहाँ सिंपल ज़मीन थी, उस ज़मीन उन्होंने खरीदी, अप्लाई करी, वही अफसर थे, उन्होंने उसका रेरा दे दिया, रेरा आ भी गया, वो प्रोजेक्ट पे काम भी स्टार्ट हो गया, वहाँ बिल्डिंगें बन के खड़ी भी हो गई। तो वही बिल्डर है भाई, वही सरकार है। अब उसके अंदर क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से लेट हो गया। वहाँ लैंड पूलिंग खरड़ में थी ही नहीं, तो वहाँ जल्दी आ गया, 2 साल वहाँ पे वेस्ट नहीं हुए, तो वो डिलीवर भी हो गए। तो इसका मतलब है कि बिल्डर की इंटेंशन तो ठीक है, कोई उसने किसी के साथ आज तक फ्रॉड नहीं किया है, तो उसने जो जो प्रोजेक्ट आज से पहले हाथ में लिए वो डिलीवर कर दिए। और हम उसको क्या कहें, अब हम क्या क्या कहें उनको। अच्छा चलिए, अगर हम आज आप बेचना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम आज हमें लगता है कि KBD का रेरा जी और 2 साल नहीं आता, चलो मान लिया, आज हम बेचना चाहें तो हमारा बिक भी रहा है, हमारा जो कैश दिया हुआ था वो भी मिल रहा है, तो भाई लॉस कहाँ है, प्रॉफिट नहीं हुआ अलग बात है, लॉस कहाँ हुआ है, लॉस तो नहीं है, प्रोजेक्ट ज़ीरो नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट को सरकार ने कैंसिल नहीं किया है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं लगी हुई है कि जो बात ठीक ना हो सके, तो भाई टेंशन किस बात की है, क्यों हाई तौबा मचा रखी है, बैठ जाओ आराम से। अगर ज़्यादा नहीं संभाल नहीं सकते तो बेच दो, लेने वाले लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, अब और बताता हूँ, थोड़ी और सवाल हैं, थोड़े कड़वे। देखो, जिसने जो दवाई होती है थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन उससे बंदा ठीक हो जाता है, तो कुछ मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन बाद में आपको नींद ठीक आ जाएगी। अब प्री लॉन्च मान लो, जो चलो हम कहते हैं ये तो बुरा है जी, आज हम KBD में बेच दें, बिक जाएगा हमारा 40,000 रुपये गज में, आज बिक जाएगा मान लो, फॉर एग्जांपल हमने बेच दिया और नो प्रॉफिट पे हमने इसको एग्जिट हो गए। पहले तो मेरे पास पैसे आ गए, कैश का पैसा भी आ गया, वाइट का पैसा भी आ गया। अब मैं उससे करूँगा क्या, मान लो चलो मैं ये नहीं लेता और क्या दूंगा, तो प्री लॉन्च में कहीं और जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल इसी के आसपास जो और प्रोजेक्ट है वहाँ 90,000 रुपये गज में मिल रहा है प्री लॉन्च में ही, इसी प्रोजेक्ट के आसपास, तो मैं 40 बेचकर 90 वाला प्री लॉन्चिंग लूँगा तो मूर्ख हूँ, नहीं लूँगा। चलो दूर चला गया, कुराली में चले जाएं, कुराली में हमारे का प्रोजेक्ट आ रहा है, 55,000 का प्री लॉन्चिंग मिल रहा है 12-13 किलोमीटर आगे जाके इस प्रोजेक्ट से, तो वहाँ लूँगा क्या, 40 में यहाँ बेच के वहाँ 55 में। चलो ये भी अगर कर रहे हैं, हम राजपुरा और बनूड़ के बीच में चले जाएँ, 45,000 का रेट वहाँ है प्री लॉन्चिंग में, तो क्या वहाँ लेना समझदारी होगा? तो इसमें बेचकर कहीं और लेना तो मूर्खता रहेगा, रेट के हिसाब से पता लगता है। तो फिर हमने क्यों बेचना भाई साहब, बेचना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए आराम से। जब कोई प्रोजेक्ट के अंदर दिक्कत नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है, और भाई साहब अगर कोई डिले हुआ है तो उसमें बिल्डर का कसूर ही नहीं है, गालियाँ आप 1000 निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक तो बताइए ना। चलिए मान लो अब बंदे कहते हैं जी अगर उसके पास में इतना महंगा रेट हो गया और बनूड़ जाके 45 हो गया तो इसका रेट क्यों नहीं बढ़ा, ये भी एक सवाल है कि फिर इसका रेट क्यों नहीं बढ़ा जी। इसका रेट इसलिए नहीं बढ़ा, मेरी वीडियो के नीचे पिछले वाली के अंदर 50 बंदों ने हाय तौबा मचा दी, KBD में क्या होगा जी, हम तो फंस गए। तो वो क्या होता है, पैनिक सेलिंग। जब तक ये पैनिक सेलिंग होती रहेगी रेट कैसे बढ़ेगा। मान लो मैं खरीदने जाऊँ और एक बंदा मांग रहा है जी मैं बेचना है 60,000 रुपये में, मैं KBD में मेरा प्लॉट है जी, मैं 60,000 में बेचूंगा, और एक पैनिक सेलिंग वाला कहे जी मैं तो 35 में देता हूँ, तो बंदा किसका लेगा सामान, जो सस्ता देगा। तो जब 35 में बिक गया तो रेट कहाँ से बढ़ेगा भाई साहब, बढ़ेगा नहीं रेट। जब पैनिक सेलिंग वाले ऐसे पैनिक में आकर बिना जांचे पड़ताले कि यार कोई समस्या है ही नहीं, हाँ किसी को फाइनेंशियल नीड आ गई, बेटे की शादी थी अभी किसी की, अब वो दे गए नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है जी, कहते कोई बात नहीं प्रॉफिट नहीं आया, पैसे चाहिए, पैसे मिल गए भाई, हम गए और हमें पैसे मिल गए। तो ऐसे बंदे जब तक सेल करते रहेंगे तो रेट कैसे बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिव न्यूज़। ये जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, डिले इन अप्रूवल में डिले हुआ, पैनिक सेलिंग हुई,
रेट नहीं बढ़ा। अब जो बिग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रेरा से पहले बाइंग करनी होती है मार्केट में से, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो रेट बढ़ने नहीं दे रहे। वो एक आधी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ फैला देते हैं और फिर क्या होता है, पैनिक हो जाता है और पैनिक से सेलिंग हो जाती है और रेट नहीं बढ़ रहे। अब जिसने तो खरीदना है आज, वो तो कह रहा बहुत बढ़िया हुआ सर, शुक्र है कि ये इसकी अभी तक अप्रूवल नहीं आई और मैं आज मोहाली में अगर कुछ लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ जो आज खरीद रहा है, उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। अब यही हालात जिसने 2022 में लिया था उसके लिए बहुत बुरे हैं। वो तो नींद नहीं आती उसको, कोई गोली खा रहा है, कोई मेरे को गालियाँ निकाल रहा है, कोई केबीडी को निकाल रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है। अब उसके लिए बुरी बात है कि भाई यार मेरे रेट नहीं बढ़े, मैंने तो घर बनाना था, हो नहीं सका। अब इसके अंदर ना तो बिल्डर का दोष, ना खरीदने वाले का, ना बेचने वाले का। हालात ऐसे हैं, जिस दिन जब प्रॉफिट आएगा सबको आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्रॉपर्टी में प्रॉफिट सबके बस की बात नहीं है, सबके मुकद्दर में नहीं होता है। हर प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। बहुत सी बढ़िया प्रॉपर्टी बहुत से लोगों को प्रॉफिट नहीं देती और वही कोई और उसमें प्रॉफिट कमाता है। अब रेरा से पहले हो सकता है कोई आज खरीदे और महीने के बाद रेरा आए और उसके पैसे डबल हो जाएं, वो तो मुकद्दर का धनी हुआ। अरे किसी ने बेचारे ने मेरे जैसे 3 प्लॉट मेरे भी हैं मैं भी बैठा हूँ, कोई बात नहीं यार, जब होगा सब आ जाएगा। क्योंकि कुछ आगे को प्रॉब्लम तो दिखे ना, या तो बिल्डर भाग रहा हो, उससे पैसे ना मिल रहे हों, बाजार में बिक ना रहा हो, सब तो हो रहा है। बिल्डर भी वहीं है, अप्रूवल की प्रोसेसिंग भी आगे चल रही है। अब एक भाई साहब ने कहा कि जी हम गमाडा में जाते हैं, वहाँ हमारे से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। सर आप जब किसी से पूछने जाओगे तो वो सरकारी अफसर है, वो कौन सा सेल्समैन है कि उन्होंने आपको कोई सामान बेचना है। वो तो अफसर हैं सर, उसको तो बिल्डर हाथ जोड़ के खड़ा होता है, सर प्लीज़ कर दो हमारा काम, और साथ में कुछ गिफ्ट भी देगा। और आपने सिर्फ पूछना ही है, तो आपको एंटरटेन क्यों करेंगे वो? तो वो चीज़ें हैं, वो उसी को एंटरटेन करेंगे। या तो ऊपर से कोई फ़ोन आए सीनियर अफसर का तो एंटरटेन कर लेंगे, और या कोई रिलेशनशिप हो, जैसे मेरा कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप है, वो एक अलग चीज़ है, तो वो रिलेशनशिप के लिए, या उनको आपसे कुछ काम हो तो आपको एंटरटेन करेंगे। वैसे भी कोई एंटरटेन क्यों करेगा, चलो ये एक अलग बात है। तो ये सब कारण है रेट ना बढ़ने के। जब हम पैनिक में सेल करते रहेंगे, अब मैंने इतने लोगों को समझाता हूँ कि भाई मत बेचो, मत पैनिक में आओ। एक बंदे ने गलत वीडियो बना दी, ऐसे कर देंगे, ये तो ऐसे कर देंगे, ये आपके प्लॉट खा जाएंगे। ओ भाई उससे फ़ायदा क्या हुआ किसी को? जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का कोई फ़ायदा तो बताओ। मैं आपको ऐसे 20 प्लॉट बताता हूँ जहाँ पे एसोसिएशन बनी हुई है, जहाँ पे लोगों ने ऐसे ही धरना प्रदर्शन दे के प्रोजेक्ट बंद करवा दिए, बंद हो गए प्रोजेक्ट। वही 4-6 बंदे जो नारेबाजी वाले होते हैं ना, वो लेकर निकल गए पैसे अपने, बाकियों को बसा के। 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं मोहाली के जो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के कारण बेड़ा गर्क हो गया। यही वो लोग होते हैं जो बाकियों को भी डुबोते हैं। तो पॉजिटिव बात करें, लॉजिक की बात करें, बिना सर पैर के बात मत करें। तो जो मेरे से कोई बंदा आगे पूछेगा, कोई इलॉजिकेबल बात करेगा, तो मेरे को भी गुस्सा आएगा, भाई साहब मैं भी इंसान ही हूँ ना। तो आप कहेंगे जी आप तो सीधे मुंह बात नहीं करते। और मेरे भाई आप लॉजिक की बात करें, मैं बिल्कुल बात करूँगा। आप कहें जी कल को अगर हमारे यहाँ पे बम गिर गया जी, ये क्या लॉजिक है भाई साहब? बम गिर गया तो भाई जब सब मरेंगे तो मैं भी मर जाऊँगा। अगर पाकिस्तान के साथ जंग लग गई और यहाँ बम गिर गया जी, फिर तो यहाँ ये प्लॉट, हमारा प्लॉट का रेट ही नहीं मिलेगा। तो इलॉजिकल बातें भी लोग करते हैं। ये बात किसी ने की थी, तो अब क्या जवाब है उसका? क्या आप जवाब दोगे? आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? क्या भाई साहब सॉरी। तो तरीके से बात करेंगे। मैंने सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिए हैं, यही सोल्यूशन है। अगर आपके पास है तो आराम से बैठें, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ठीक है जी। अगर आपने बेचना है, आज बिक रहा है, प्रॉफिट नहीं आएगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा। अगर बेचना है तो बिक जाएगा, कैश वाला पैसा भी मिल जाएगा, वाइट वाला पैसा भी मिल जाएगा, ये भी श्योरिटी होगी। तीसरा, फाइल में कोई पेंडेंसी नहीं है, फाइल कंप्लीट हो चुकी है और आगे के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी मांगे जा चुके हैं और सबमिट हो चुके हैं, यानी इसके बाद अप्रूवल बचती है, वो आज नहीं तो कल आ जाएगी। सरकार देना चाह रही है, बिल्डर लेना चाह रहा है, बिल्डर के पास पैसे हैं, सब कुछ है। अफसर
आगे पीछे कर सकते हैं कुछ दिन और, इससे ज़्यादा अफसर भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कोर्ट है, कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएगा, देना ही पड़ेगा, अप्रूवल कहीं नहीं जाएगी। तो आप आराम से बैठें जनाब, केवीडी में इन्वेस्ट किया है, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे बिल्डर हैं, अच्छी लोकेशन है, प्राइस अच्छा है। उम्मीद करते हैं आज नींद अच्छी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।